सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। मीनू सिंह, मयंक, जितने लोग हैं सभी लोगों को, ऋषभ तिवारी, लगभग ये लोग डेली रहते हैं। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर करते चले। फिर वो एक बार अच्छे से हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मेरी इस पे एक किताब भी है प्लेटो के ऊपर। मैंने ग्रीक इथिक्स जब लिख रहा था, ग्रीक इथिक्स यूनान का दर्शन जब मैं लिख रहा था, तो मैं प्लेटो को बड़ी बखूबी पढ़ा हूँ। इस पे मेरी, आप लोग यदि मेरी किताब यदि पढ़ना चाहते हैं ग्रीक दर्शन पे, तो आप लोग चौखंबा पब्लिकेशन से ग्रीक दर्शन की रूपरेखा, किताब का नाम ही है, मेरी किताब का नाम ही है ग्रीक दर्शन की रूपरेखा चौखंबा पब्लिकेशन से पब्लिश है। मैंने इसको बड़ी बखूबी एक एक सूक्ष्मता से हर टॉपिक को देखो समग्रता में लिखा हूँ। और उसके बाद ये सिनॉप्सिस है। देखो सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है, मैंने हर टॉपिक की सिनॉप्सिस बना के डाला हूँ कि आने वाली पीढ़ी कम से कम सिनॉप्सिस तो सीख ले। सिनॉप्सिस बनाना, शॉर्ट में नोट्स कैसे बनाया जाता है, इसको मैं जैसे यहाँ बनाया हूँ उसी तरीके से उस किताब में भी हर चीज़ें बनाया हूँ। तो ग्रीक दर्शन की रूपरेखा में लगभग ग्रीक का, यूनान का पूरा दर्शन लिखा हूँ। मैं प्लेटो को उसी तरीके जीवंतता के साथ पढ़ाऊँगा। आप लोग एक बार ना, वास्तविक मैं गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कॉन्फिडेंस से विश्वास है कि आप लोग आज की क्लास में एक बार प्लेटो को जिएंगे। वाकई प्लेटो थे क्या और उनका न्याय सिद्धांत निकल के आया कैसे। आज का टॉपिक आप सभी लोगों ने देखा। यह टॉपिक इसलिए मत पढ़िएगा कि फिलॉसफी का पार्ट है, ये इथिक्स का पार्ट है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इथिक्स। आप फोर्थ पेपर में इथिक्स में प्लेटो का न्याय सिद्धांत सबसे पढ़े होंगे, लेकिन आज एक बार मेरे से पढ़ के देखना। एक दर्शन के विद्यार्थी होने के नाते दर्शन की मूलभूत चीज़ों को मैंने जैसा जिया है, जिस तरीके से मैंने अपनी किताबों में लिखा भी है, इसको उसी तरीके से मैंने कोशिश करूँगा कि करीबन मैंने न्याय सिद्धांत 20 पेज में कंप्लीट किया है। इतनी सूक्ष्मता से है, लगभग 15-20 पेज है। मेरी बुक्स में 15 से 20 पेज की चीज़ें हैं, लगभग हो जाती हैं यदि हम सूक्ष्मता से इसको पढ़ें। लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि एक पेज में, एक पहले तो मैं बता दूं कि पूरी सिनॉप्सिस और बुक के साथ इसमें किस रोड से चलना है। इस फॉर्मेट को ही आप लोग देख के अन्य क्लासों की तुलना करके देख लीजिएगा कि इसमें है कि नहीं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपनी सफाई अपने कर्म से निर्धारित करना जानता हूँ। कर्म इतनी शिद्दत से करो ना, मैं इतना ही कहता हूँ कि कर्म इतनी शिद्दत से करो कि फिर किसी की चीज़ के लिए देखना न पड़े, वहाँ तक कोई पहुँचे ना। अब आपको मैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की झलक दिखाता हूँ, कैसे पढ़ना है, कौन सा वो रोड है जहाँ पे चलना है। आप किसी भी YouTube पे वीडियो हो, एक दो टीचर को छोड़कर वो भाव नहीं मिलेगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में पहली जो टॉपिक होती है, हम भूमिका पढ़ते हैं। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे अर्थ, यानी न्याय का अर्थ क्या है। और न्याय के अर्थ में हम दो प्रकार की पढ़ेंगे अर्थ, यानी परंपरागत अर्थ। इतनी सूक्ष्मता से देखिएगा कि किसी भी जगह नहीं होगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तीसरा टॉपिक है पक्ष, यानी न्याय का पक्ष कितने आधार पर है। तो न्याय का पक्ष देखेंगे तो न्याय का पक्ष 3 आधार पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, न्याय का पक्ष 3 आधार पर दिखाई पड़ता है। उसके बाद धारणा कैसी,
इसको लेकर कैसी धारणा चलती है। तो धारणा दो प्रकार की है, धारणा दो प्रकार की है। पहली परंपरागत धारणा, परंपरागत धारणा, और दूसरी है उग्रवादी धारणा, उग्रवादी धारणा, उग्रवादी धारणा। पूरी क्लास की ये सिनॉप्सिस है पूरी चीजों का। नेक्स्ट है विशेषता, विशेषता, विशेषता। इसकी कम से कम लगभग 10 विशेषताएं हैं न्याय सिद्धांत की। विशेषता हो गई। उसके बाद न्याय के प्रकार, न्याय कई प्रकार के होते हैं। न्याय के प्रकार कितने हैं? तो लगभग 2 प्रकार हैं, लगभग 2 प्रकार हैं। व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत न्याय, न्याय, और दूसरा समाजवादी न्याय, वादी न्याय। तो इसके अंतर्गत हमें इस विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देना होगा। तो हम इन विषय वस्तुओं को बखूबी पढ़ेंगे। उसके बाद आलोचना, 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 इसमें कमियां क्या थी। उसके बाद इसका महत्व पढ़ेंगे, महत्व देखेंगे कि आखिर वह कैसे, ये सामाजिक न्याय का ऐसा सिद्धांत रहा जो संपूर्ण पाश्चात्य जगत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि लोकतंत्रवाद की अवधारणा वाले भी अपनी रोटी सेकते रहे, अपनी आधारभूत संरचना लेकर बनाए, धर्मतंत्र वाले भी बनाए, जितनी भी विश्व की तंत्र सिस्टम के आधार पर विचारधाराएं निकली, कहीं ना कहीं इन्हीं की विचारधाराओं से निकल के आई, इन्हीं की आइडियोलॉजी से निकल के आई। पाश्चात्य जगत इतना विकसित है, उसके बावजूद भी प्लेटो की फिलॉसफी, प्लेटो की आइडियोलॉजी के सिवा नया कुछ नहीं दे पाया। संपूर्ण पाश्चात्य जगत प्लेटो की टिप्पणी पाद है, एक्सेप्ट नथिंग। तो आखिर कुछ क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से कहा जाता है कि प्लेटो, पाश्चात्य जगत पूरी तरीके से प्लेटो का क्या है, टिप्पणी पाद है। एक लाइन कही जाती है पाश्चात्य जगत की विचारधारा को कि संपूर्ण पाश्चात्य जगत प्लेटो का टिप्पणी पाद है। तो आखिर कौन सी मजबूरियां थी? कुछ तो रही होगी मजबूरियां, वरना हम भी इस काम के नहीं होते। यानी कुछ मजबूरियां थी प्लेटो के पास, कुछ चीज़ें थी, ऐसी व्यापक दृष्टिकोण था जहां संपूर्ण विश्व की जितनी भी विचारधाराएं पाश्चात्य जगत की थी उसमें समाहित दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, उसके महत्व के अंतर्गत हम चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे। यदि हम सूक्ष्मता से इन सारे टॉपिकों को पढ़ाएं, आप लोग एक बार झलक देख लीजिएगा। यदि आप लोग इसकी एक बार झलक देख लीजिएगा, एक बार इसकी झलक देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्लेटो कितना बड़ा विचारक था, कितनी बड़ी व्यापक दृष्टिकोण था कि उसे एथिक्स के लोग करते, कि एथिक्स के टीचर करते क्या कि थोड़ी सी चीज़ें, यदि मैं इसको ना 5 घंटे लगातार पढ़ाऊँ, 6 घंटा, कल संडे था मीनू संडे था यार, दिन हर दिन तो पढ़ाते ही हैं पागल, एक दिन अपना भी रेस्ट होता है। सैटरडे की रात को मेरी क्लास आरओ में पॉलिटी के लिए लग गई थी। ठीक है, अब सोचो जो रात को पढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक सुबह तो सोएगा ही सोएगा। मैं मशीन नहीं हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ, इस वजह से दिन में मैं क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, अब देखो भूमिका में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो आपको यानी कितने टॉपिक, कितने चरण में ये कंप्लीट होगा। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4था चरण, 5वां चरण, 6ठा चरण, 7वां, 8, 9 चरण में जाके
पूरा का पूरा प्लेटो का न्याय सिद्धांत कंप्लीट होगा। लगभग मैं 9 घंटा लगातार पढ़ा हूँ, तब जाके प्लेटो के हर न्याय सिद्धांत का समग्रता में विश्लेषण कर सकूं। लेकिन मुझे पता है कि उस लेवल तक हमें नहीं पढ़ाना है, आप लोग को रिसर्च नहीं करना है, बेसिक चीज़ें जानना चाहते हैं, बेसिक हर चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूंगा लगभग 3 घंटा, मानी उसका थर्ड, यानी गागर में सागर भरते हुए 3 घंटे में सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटो के न्याय, ये सिद्धांत ऐसा है जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होगा उसे भी पढ़ना है। ठीक है, एजुकेशन का होगा उसको में भी ये चीज़ें पढ़ना। अजीब का वेस्टर्न थिंकर यदि कुछ भी पढ़ना है तो आपको ये पढ़ना है। बिन प्लेटो की वेस्टर्न जगत अधूरा है। यदि ये कहा जाए कि संपूर्ण पाश्चात्य जगत से प्लेटो की आइडियोलॉजी को हटा दिया जाए तो पूरा वेस्टर्न जगत अधूरा हो जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर जगह पे हैं। इन्हीं के शिष्य थे अरस्तु, जिसे के बारे में कहा जाता है तो न तो ऐसा कोई पैदा हुआ था, न हुआ है, न कभी होगा। हर क्षेत्र में योगदान, पॉलिटिकल साइंस से लेकर फिलॉसफी से लेकर जूलॉजी से लेकर तर्कशास्त्र से लेकर हर क्षेत्र के मसीहा थे, इन्हीं के शिष्य थे, जिन्होंने बस कुछ नहीं किया, अपने गुरु की आइडियोलॉजी, गुरु की चीज़ों को थोड़ा सा उदारवादी दृष्टिकोण से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। तो आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं, हम अब देखो, आप लोग ना ऐसे एक सिनॉप्सिस बना लीजिए टॉपिक का। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो पहले उसका एक बॉडी चार्ट बनवा देता हूं, एक पूरी की पूरी एक आइडियोलॉजी का उसका एक फॉर्मेट बनवा देता हूं कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फॉर्मेट रहेगा, और उसके बाद आपको रोड मैप पता चल जाएगा। यदि पूछता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, एथिक्स में पूछे चाहे फिलॉसफी में पूछे, तो आपको इन सभी चरणों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। बिन इनके गुजरे आंसर भी अधूरा रहेगा, जो चीज़ें पूछ रहा है वो भी अधूरा रहेगा। तो आप अक्सर आप लोग कहते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखा जाए, किस तरीके से हर क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जाए, तो मैं बस यही चीज़ें आप लोगों को सिखा रहा हूँ दोनों टॉपिक में, कि आप लोग जब भी ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत आए तो इन चरणों को जरूर डालिएगा और ज़रूर एक्सप्लेन करने का प्रयास करिएगा, तब जाकर आपका हर आंसर पूरा होगा। अब देखो, जब भूमिका में देखो, भूमिका में लिखेंगे क्या, यदि संपूर्ण पाश्चात्य जगत का अवलोकन, देखो शब्दों का बड़ी अच्छा महत्व होता है, मेरे शब्द सुनो, देखो कितना मजा आएगा। यदि संपूर्ण पाश्चात्य जगत का अवलोकन किया जाए तो यह परिलक्षित होता है, या दृष्टिगोचर, परिलक्षित की जगह दृष्टिगोचर होता भी लिख सकते हो। यानी यदि संपूर्ण पाश्चात्य जगत का अवलोकन किया जाए तो यह दृष्टिगोचर होता है। देखो, अरे नहीं यार, किसी से मैं गुस्सा नहीं हूं। क्यों गुस्सा होंगे रे पागल, इस तरीके की निकृष्ट मानसिकता क्यों सोचते हो? मतलब मेरा क्या बिगाड़े हो कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा पागल? हाँ, इतने अच्छे इंसान हो आप लोग, ठीक है, हमेशा मोटिवेट करते हो, आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, हमेशा मैं आप लोगों की वजह से मोटिवेट रहता हूँ। तो देखो, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, तो पहले तो हमें इसकी भूमिका समझेंगे। तो भूमिका में लिखा जाता है कि यदि संपूर्ण पाश्चात्य जगत का अवलोकन किया जाए तो यह परिलक्षित होता है कि जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, संपूर्ण दर्शन की एक ऐसी आधारशिला तैयार किया जिसमें अन्य सभी विषयों के भाव निकलकर सामने आए। ये लाइन लिखने के बाद यह जरूर लिखेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का जो वर्णन है रिपब्लिक में है। रिपब्लिक इनकी नामक ग्रंथ में, रिपब्लिक इनका एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है,
ठीक है, जिसके अंतर्गत जो जो लाइन बोला हूँ उसको यदि जरूर आप नोट करके डालेंगे तो उसमें पूरी की पूरी आपको पूरा भाव आ जाएगा। भूमिका का मतलब ही होता है कि ऐसी लाइनें जो 3 लाइन में पूरे प्रश्न की निर्धारित कर दे कि लड़का यहाँ से यहाँ तक हर आयाम को छुआ है कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक गया है। मतलब आप लोग इस समय एक नई चीज़ें देख रहे हैं कि अक्सर कोई मूवी शुरू हो रही है या कोई वीडियो क्लिप होता है तो 3 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर पूरी ना वीडियो की एक बार वो करवा दिया जाता है कोर बिंदु कि आप यहाँ से ये चीज़ें हैं। प्रीवियस क्लास इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रौनक जी, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। देखिए, कहने का मतलब कि रिपब्लिक ग्रंथ है प्लेटो की शायद लोकतांत्रिक चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट ग्रंथ है। इन्होंने खुलकर लिखा है। और यह ग्रंथ की रचना कब हुई है, इस ग्रंथ की यदि रचना, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बात करेंगे यहाँ से आपको ना, रचना कब हुई है मतलब इसका विषय क्या रहा, आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जो प्लेटो को अंदर से हिला के रख दी। क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम होता है। मैं मानता हूं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। जैसी परिस्थितियां मनुष्य के सामने आती है इंसान वैसा ही बनता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। डॉक्टर अवधेश यादव ऐसे हैं, ठीक है, एक बार पढ़ी है ना मीनू, तो एक बार इसे भी देख लेना, फिर तुझे अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। देखो, रचना कब हुई थी, जब सुकरात की मृत्यु हो जाती है। जब सुकरात की मृत्यु हो जाती है उनके ऊपर ये आक्षेप आ जाता है कि यह समाज को बरगलाने का काम कर रहा था। यह समाज को सुकरात वहाँ की धर्म के मठाधीशों, प्रजा, वहाँ के जो सिस्टम थे, अराजक तत्वों ने कहा था कि सुकरात ने कुछ नहीं किया है, केवल बरगलाने का काम किया है समाज को। उनको फांसी दी जाती है। फांसी के अंत तक यदि आप लोग लाइन पढ़ेंगे ना तो कलेजा हिल जाएगा। सुकरात जब मरते वक्त एक लाइन कहे थे, जब जैसे ही प्याला विष का प्याला अपने होठों तक लगाते हैं तो पूरी यूनान की जितनी जनता रहती है रोने लगती है। तो हम एक इतनी सुंदर लाइन कहे हैं कि हे प्रभु इन्हें माफ करना, मैं अपनी, देखो क्यों रो रहे हो, आप लोग की अपनी यात्रा है, आप लोग अपनी यात्रा की तरफ बढ़े, आपके जीवन में मेरी बताई हुई चीज़ों को आप लोग अमल करते हुए आगे बढ़े। मेरी ज़िंदगी अब इस यहाँ तक ख़त्म होती है, आपकी ये ज़िंदगी शुरू होती है। जो लाइन है इस तरीके की ना, पूरी की पूरी यूनान की जनता को हिला देती है। वहाँ पर आप लोग एक ये भी चीज़ पढ़े होंगे, सुने होंगे कि मरते वक्त वो जब विष का प्याला पीने जा रहे होते हैं सुकरात, तो प्लेटो उनका एक दूसरा शिष्य था, उससे कहते हैं कि देख मैंने वहाँ के देवता को मुर्गा चढ़ाना भूल गया था, उसे ज़रूर चढ़ा देना, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें हैं। रचना उस समय हुई थी। इसका विषय क्या है कि समाज में व्याप्त जिस तरीके से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामाजिक धार्मिक तंत्र हैं, कब हुई थी ये बताया। रचना इसका विषय क्या है, तो सामाजिक आयाम में जो व्यवस्था है किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए, यही इसका विषय है। यानी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक उदारवादी सिस्टम की तरफ ये प्रखर थे, समर्थक थे, लेकिन यह जानते थे कि यह व्यवस्था यदि हम लागू करना चाहे तो जिस तरीके से मेरे गुरु का हाल हुआ है उसी तरीके से मेरा हाल हुआ था। क्योंकि उस समय यदि धर्म के नाम पर यदि कुछ बोलते हो तो लोग आपको या तो मार देते थे या काट देते थे। यह दौर बड़ा घातक था।
वर्तमान परिदृश्य में भी आज देखा जाए तो एक बहुत बड़ी लाभी यही दिखती है कि धर्म के नाम पर यदि आप कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि ये गलत है, मतलब आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। मेरा मानना है कि धर्म हृदय की विषय है, एक जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का कार्य नहीं करता है। इसका विषय यही है, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी चीज़ें क्लियरिफाई करना, स्पष्टीकरण करना। इसमें तीन वर्ग का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्वरूप निर्धारित करते हैं कि समाज में तीन वर्ग है, एक राजा या पुरोहित वर्ग कहते हैं कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए। ये कहते हैं कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए। अब बात आती है कि दार्शनिक होना चाहिए, तो आप लोग के जहन में ये इच्छा नहीं जग रही है कि आखिर हु इज फिलोसोफर किसे कहते हैं? क्या उसमें कुछ नया होता है कि जो राजा को दार्शनिक होना चाहिए? तो राजा को दार्शनिक इसलिए होना चाहिए कि दार्शनिक का, एक फिलोसोफर का काम ही है कि वह हर विषय वस्तु को सूक्ष्मता से, जो आम जनमानस नहीं देख पाती है, उसके उन सूक्ष्म भावों को भी वो देख लेता है, इन चीज़ों को वो देख लेता है। तो उस व्यक्ति विशेष को क्या कहते हैं? दार्शनिक कहते हैं। यदि राजा दार्शनिक होगा तो सूक्ष्मता, एक काम करो आप लोग ना, कॉपी पेन लेकर आराम से बैठ के लिखा करो। कमेंट इधर उधर करना से कम, यहाँ नहीं समझ में आता है तो उसे कमेंट करो। मैं अपनी पीढ़ी से एक ही चीज़, देखो मैं अपनी पीढ़ी से एक ही चीज़ कहता हूँ कि कमेंट यदि आप यथार्थ करेंगे, सार्थक कमेंट करेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये वाली पीढ़ी ऑटोमेटिक सुधरेगी। मैं अपनी पीढ़ी से एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो खड़ा हो रहा है, कोई भी इंसान हो इंडिया का, वो गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, उसके बीच की जो गैपिंग रही है, मर्यादा रही है, प्लीज़ उसे बरकरार करने के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोग प्रेरित करिए। कमेंट यदि सार्थक देंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ ये खड़ा होने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिक सही होगी। आप लोग बहुसंख्यक हैं, हम लोग अल्पसंख्यक हैं, आप लोग सही होंगे तो ऑटोमेटिक ये सही चीज़ें हो जाएंगी। तो प्लीज़ कमेंट किसी को भी करिए, कोई भी टीचर यदि 1 घंटा देते हैं तो सही तरीके से मूल्यांकन करिए, क्वेश्चन ऑथेंटिक पूछिएगा, देने वाले को भी आएगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। राजा दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक होने का मतलब कि न्याय के अंदर 4 गुण पाए जाते हैं, सामाजिक न्याय के अंतर्गत 4 गुण पाए जाते हैं। वह गुण ही समाज के अलग अलग वर्गों में होना चाहिए। यदि ये देखा जाए कि राजा को दार्शनिक क्यों होना चाहिए, तो राजा को दार्शनिक इसलिए होना चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति के सूक्ष्म भावों को भी समझ ले। समाज में क्या सही गलत हो रहा है, एक आम जनमानस के बस का नहीं है कि उसे समझ ले। एक फिलोसोफर होता है कि बियॉन्ड द लिमिट, एक लिमिट होती है जो आम जनमानस की, उससे ऊपर जाके उसके हर आयाम को समझने का उसे दृष्टिकोण है, उसे ज्ञान है, वह बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझता है, जानता है। इसलिए राजा को क्या होना चाहिए? फिलोसोफर होना चाहिए, जो समाज के हर चीज़ों को समझ सके। चाणक्य की नीति, आप लोग ये चीज़ को, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, ऐसे ही किया करो। देखो, राजा को फिलोसोफर इसलिए होना चाहिए जिससे वह व्यक्तिगत चीज़ों को सावधानी पूर्वक हर चीज़ को देख सके। राजतंत्र में या धर्मतंत्र में, कोई भी तंत्र हो, कोई भी सिस्टम हो, उसके हर आयाम को बखूबी देख सके, जान सके, उसकी भाव को समझ सके। ये वास्तविकता होती है एक राजा की, एक परिणाम जानने की। दार्शनिक इसीलिए कहा जाता है। दूसरा वर्ग यहाँ पे होता है सैनिक वर्ग। ये गुणों की व्याख्या जरूर समझ लीजिएगा। सैनिक वर्ग में क्या होनी चाहिए? साहस होनी चाहिए, अदम्य साहस होनी चाहिए, अदम्य साहस होनी चाहिए। अदम्य साहस का मतलब कि उसे लड़ना है,
वो रखवाली करेगा, उसके अंदर जोश, जुनून, जज्बा और साहस नहीं रहेगा तो वो शत्रुओं से लड़ नहीं पाएगा। तो उसे क्या होने चाहिए? साहस रखना चाहिए। साहस रहेगा तभी भी वह क्षेत्र की रक्षा कर सकेगा। यह वह दौर था, देखो यह वह दौर था, यूनान का वो यह दौर था जिस समय इन्होंने एक चीज़ आप लोग मानते हैं कि नहीं, कि कोई भी व्यक्ति कोई विचार लिखता है, मैं एक राइटर हूँ, ठीक है, लिखना पढ़ना मेरा काम है, तो मेरे को लगता है एक चीज़ कि इंसान को उस समय की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। मैं इस समय जब लॉकडाउन में बैठ के किताबें में लिख रहा था तो बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो लोगों की बेचैनियाँ थी, वो चीज़ों को महसूस मुझे हुई। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे दिख जाती है, उन सबको मैंने किताबों में बखूबी निदान के लिए लिखा। तो कहने का मतलब है कि उन समय जो प्लेटो के सामने परिस्थितियां थी वह कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दी, झकझोर के इस कदर से रख दी कि उन्हें राजा के प्रति अपनी वफादारी का भी भाव दिखाना है और प्यार से कुछ कह भी लेना है। एक बुद्धिजीवी वर्ग की बात कही जाती है, बुद्धिजीवी समाज के लिए वही कहा जाता है जो हाथ से न लड़े वह बात से लड़े। नहीं कहते हैं कि बात ऐसी करो कि मतलब अपनी बात भी कह दो और उसे पता भी न चले, सांप भी मर जाए लाठी न टूटे। तो प्लेटो उसी कैटेगरी के उच्च कोटि के विद्वान बड़ी अच्छी बात कहे हैं कि राजा को दार्शनिक तो बना दो, दार्शनिक बनाएगा तो वो समीक्षा भी करना पड़ेगा। उन लोगों को समझ में नहीं है कि फिलोसोफर क्यों कह रहा है, कि उसकी आलोचना करने का भी भाव रखना चाहिए। यदि वो कहता कि राजा को कमियां सुनने का भी अधिकार हो तो तुरंत राजा इनको भी काट डालता। कहने का तात्पर्य यही है कि एक राइटर ये जानता है कि किस समय किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सैनिक वर्ग में अदम्य साहस के भाव को उजागर करने की बात यह कहते हैं कि साहस रहेगा तभी, क्योंकि उस समय जो यूनान था छोटे छोटे राज्यों में टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उन टुकड़ों की रक्षा करने के लिए सैनिकों की अति आवश्यकता होती है। अब सैनिक कैसे होंगे? देख मीनू एक बात बता, तुम लोग कहते हो कि पीडीएफ से पढ़ाओ, मेरे को लगता है ना, देख मैं पीडीएफ से जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो लगता है कि जो लिखा है उसी को पढ़ना, लिखा है उसी को पढ़ जाए। अरे तो वो तो कोई भी कर देगा, उसमें कोई भाव नहीं आता है, उसमें ये लगता ही नहीं कि मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ। जब तक देखो स्टूडेंट और टीचर में मज़ा पढ़ाने का तभी आता है जब आप कुछ लिख कर पढ़ाते हैं और आप लिखते हैं, तब लगता है कि नहीं स्टूडेंट और टीचर के बीच एक अच्छा वो बना हुआ है। ठीक है, आप देखो सैनिक में साहस होना चाहिए, अदम्य साहस की परिचय दिया है। और तीसरा वर्ग को ये निर्धारित करते हैं व्यापारी वर्ग कहते हैं कि इनमें अदम्य संयम होना चाहिए, अदम्य संयम का भाव होना चाहिए। संयम का भाव रहेगा यानी वो हर परिस्थिति में अच्छे बुरे पल में भी अपने आप को खड़ा कर लेगा। वो कहावत कही जाती है ना कि जीवन क्या है, तो जीवन सुख दुख का मेला है। हम सुख दुख में ही जिंदगी जीते हैं और उसी के अनुसार हमारी सारी चीज़ें निर्धारित होती है। तो हमें यदि दुख आता है, व्यापारिक वर्ग में, किसान वर्ग में ये चीज़ें होता है कि यदि फसल अच्छी होती है तो हमें खुशी होती है, यदि लाभ होता है तो खुशी होती है, उसके साथ घाटा होता है तो हम टूट जाते हैं। जैसे स्टूडेंट वर्ग में आज भी है कि यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ठीक है, निगेटिव आता है तो बहुत लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या है कि इस वर्ग विशेष
में संयम का अभाव है, तभी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। यदि उनमें संयम का भाव रहता, सहने की भाव रहता, तो क्या आपको लगता है कि सारी चीजें हो जाएगी? कभी पॉसिबल ही नहीं है। व्यापारी वर्ग, देखो जो चौथा वर्ग है दास वर्ग, उस समय था। सुकरात, इनकी दूसरी ग्रंथ फीडो है, फीडो है इनकी दूसरी जो ग्रंथ है, फीडो है। बहुत अच्छी फेमस किताबें हैं इनकी। ठीक है, देखो बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे भाई। देखो सुकरात चाहते थे कि वह दास वर्ग के बारे में बोले, उनकी इच्छा थी, क्योंकि यह सदियों से दबाया हुआ समाज था। वह चाहते थे कि इन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए, इनके साथ पशुता का व्यवहार न किया जाए। जैसे पशुओं की जैसा जो व्यवहार हो रहा था दास वर्ग के साथ, कि कोई भी इन्हें बेच खरीद सकता है, जैसे चाहे वह ले सकता है, जिधर चाहे जैसे यूज करना चाहे वह कर सकता है, तो वह चाहते थे कि बोले। उसकी एक झलक यदि आप फीडो पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि जो वर्तमान परिदृश्य की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष की शोषणवादी मानसिकता है, जो अपने आप के अधीन करके चलने वाली विचारधाराएं हैं। तो आखिर गुलाम वर्ग के, दास वर्ग के लिए प्लेटो क्यों नहीं बोले? उनके साथ मजबूरी थी। क्यों? कि यह तीनों वर्गों को सेवा करता था। यदि इनका उद्धार हो गया तो तीनों वर्गों में विद्रोह हो जाएगा। तीनों वर्गों का ये काम करने वाला था, जैसे चाहते थे वैसे यूज करते थे। अब होता क्या था कि हमें इन चीज़ों, दासों को भी अपना जीवन जीने का हक था। सुकरात हमेशा कहा करते थे कि यहाँ सभी समान है, सभी लोगों का दृष्टिकोण समान है, सभी समान दृष्टिकोण से जीते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जब सभी समान है तो हम किसी को, वो दास भी तो ऐसे ही शरीर होगी, ऐसे ही बोलता होगा, हर चीज़ तो ऐसे ही है, फिर हम उसे पशु क्यों बनाए? क्या इसका कसूर इतना था कि वह दास पैदा हुआ, दास घर में पैदा हुआ? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सुकरात के वचनों से, सुकरात करते क्या थे? चट्टी चौराहे पर इकट्ठा होकर जो लोग होते थे उन्हें समझा देते थे, और जब वो लोग समझ जाते थे तो यह भीड़ इनके पीछे चलने लगी थी। आप लोग क्लास 10th में सोक्रेटिस एक चैप्टर था, तो उसमें एक लाइन बहुत बढ़िया लिखे थे कि आने सुकरात की वर्चस्वता इतनी थी कि लोग अपने घरों के दरवाजे खोलकर रखते थे कि काश एक बार हमारे घर आ जाते, हमारा उनके दर्शन मात्र से हमारा मतलब मेरा जीवन धन्य हो जाता था। ये जो जीवन धन्य की जो भाव है, कहीं ना कहीं यह इस बात को उजागर करता है, यह परिलक्षित करता है, स्पष्ट करता है कि समाज के में सुकरात का जो ओहदा था बहुत ऊंचा हो गया था, जहां राजा भी अपने आप को नीचा समझने लगा था। राजा को भी डर लगने लगा था कि इनके आगे मेरा स्टैंडर्ड एकदम खराब है। या तो जितने धर्म के तथाकथित शिक्षित वर्ग थे, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं हमारा धर्म संकट में न चला जाए, धर्म हमारी चीज़ें नहीं चली जाए। तो उन्होंने लोगों ने पूरी तरीके से साजिश किया। नहीं तो उसी समय पहली बिगुल, यदि दासों को आप लोग पढ़ते होंगे कि दासों के उदार दृष्टिकोण के लिए अनेक पाश्चात्य जगत के बुद्धिजीवियों ने कार्य किया था, लेकिन पहली बिगुल बजाया दासों को उद्धार करने के लिए तो वह थे प्लेटो ही। उस समय यदि बिगुल बज गया होता और उस समय यदि सुधार हो गया होता तो यह गारंटी है कि हजारों साल पहले दासों के बीच जो पशुता का भाव था वह समाप्त हो जाता और उसे करने की आवश्यकता थी, जिससे एक उचित सामंजस्य स्थापित किया जा सके, समाज में सभी बराबर आ सके। इसकी स्पष्ट झलक आपकी फीडो नामक इनके ग्रंथ में मिल जाएगी।
क्योंकि वहाँ पे वह खुल के बोलते तो ऊपर वाला वर्ग इन्हें जीने नहीं देता। ठीक है, उन्होंने बात भी कह दिया और किसी को समझ में भी नहीं आया। उन्होंने बात कहा कि दार्शनिक का काम होता है हर विषय की समीक्षा अच्छी तरीके से। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आप एक्सेप्ट करिए। दार्शनिक का एक काम है कि धर्म में व्याप्त जितनी रूढ़िवादिताएं हैं उसे तर्क के आधार पर नकार देना। और सारी चीजें उस समय किस पे हो रही थी? धर्म के आधार पर। मध्यकाल उसके बाद तो इतना जटिल हो गया था कि ईसाई धर्म के लोग पैसा लेकर आपको स्वर्ग का टिकट भी दे देते थे कि आप पैसा दीजिए, धन संचय करिए, आपको मैं तुरंत स्वर्ग पहुंचा देता हूं। ये चीजें क्या थी? ये कहीं ना कहीं धर्म के में व्याप्त रूढ़िवादिताएं हैं जो इंसान को निकृष्टता की तरफ ले जाती है। और प्लेटो ने यही किया कि राजा को जैसा वो बनाना चाहते थे वो भी कह दिए और इनको हटा भी दिए, एक नया दृष्टिकोण भी दे दिए। तो एक बुद्धिजीवी वर्ग का हमेशा यही कार्य होना चाहिए, शिक्षित की पहचान यही होनी चाहिए कि अपनी बात भी कह लो और अपना किसी को नुकसान भी ना हो। तो इस तरीके से करो। ठीक, तो ये थी इनके समाज की क्लासिफिकेशन। मैंने कहा ना कि एक एक पॉइंट को यदि मैं एक्सप्लेन करूं, यानी 9 पॉइंट है तो हमको कम से कम 9 घंटे चाहिए, तब जाके यदि हम पूरी तरीके से करना चाहें तो प्लेटो पे हम पढ़ा सकते हैं एक टॉपिक पे। लेकिन समय सारगर्भिता हर चीज़ें की उतनी इजाज़त नहीं देती है। आप लोगों को पीएचडी नहीं करनी है, आप लोगों को बेसिक वो चीज़ें जाननी है जो छोटी छोटी चीज़ें लोग आधे घंटे में निपटा देते हैं। प्लेटो का लगभग आप देखेंगे आधे घंटे में 90% लोग निपटा दिए हैं कि ये प्लेटो का हर सिद्धांत है। आप देखिए 9 चरण है, वो इस 9 चरण का हर जगह अभाव होगा। ठीक है, ये दास वर्ग की ये भूमिका है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इनके आयाम में कुछ और नाम भी दिए हैं। ठीक है, न्याय। अब देखिए, अब यहाँ पर एक शब्द आया है न्याय। न्याय, न्याय का अर्थ क्या है? यह शब्दों की अब थोड़ी सी हम ना, अब भूमिका के बाद हम न्याय, प्लेटो के न्याय सिद्धांत, यानी न्याय का आधार क्या होगा, हम किसे न्याय कहेंगे, किसे अन्याय कहेंगे। तो न्याय पर देखिए, न्याय पर 2 दृष्टिकोण दिखाई पड़ते हैं। एक, आप न्याय का अर्थ देखें, न्याय का अर्थ, न्याय का अर्थ देखें तो न्याय का जो दृष्टिकोण दिखाई देता है वह 2 दृष्टिकोण में, ओल्ड यानी परंपरागत, परंपरागत आधार पर, परंपरागत आधार पे 5 आयाम हैं, 5 अर्थ निकलते हैं न्याय के। चलेगी चलेगी चलेगी, परेशान मत हो, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लो जो फ्री का मिल रहा है। मैं बस ये चाहता था कि कुछ चीज़ें सबको मिले यार। ये चीज़ें इथिक्स की चीज़ें हैं और इथिक्स पे पढ़ाने वाले लगभग 80% लोग बेईमानी किए हैं। किए क्या है कि आधे घंटे 15-20 मिनट में उनका प्लेटो न्याय सिद्धांत खत्म हो जाता है। लड़का अभी इंटर किए नहीं कि खत्म हो गया। अरे कैसे ख़त्म किए यार? क्योंकि वो लोग एक फेमस इथिक्स की किताब उसी को पढ़ के आते हैं, पढ़ाते हैं। देखो, परंपरागत आधार पर यदि परिभाषा देखें तो न्याय का अर्थ होता है, पहला जो अर्थ होता है नैतिक गुण।